अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और इस लेसन में मैं आप लोगों के साथ आईटीबी का जो मॉडल पेपर है उसके पहले जो 10 सवालात हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, और जो चीज़ें साथ आ रही होंगी उनको एक्सप्लेन भी इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। तो आपका जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक बंदा अगर अकेला काम करता है, पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म नहीं करता, तो इसके क्या फायदे हैं। पहली चीज लिखी हुई है, सोल प्रोप्राइटर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस ओनली। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसने जो बिजनेस में अपने एसेट्स इन्वेस्ट करे हुए हैं या उसके बिजनेस में जो चीज़ें हैं उस हद तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पर लेट से अगर बिजनेस में गाड़ी है, बिजनेस की एक गाड़ी है, बिजनेस की एक शॉप है, बिजनेस की कोई लैंड है, और अगर अल्लाह ना करे ये बंदा बैंकरप्ट हो जाता है, तो जो लाइबिलिटीज़ यानी कि जो उधार वापस करने के लिए पैसा होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के एसेट्स से पे किया जाएगा, उसके घर के कोई भी पैसे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेट्स से मिस्टर ए ने एक बिज़नेस किया, मिस्टर ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब बिज़नेस में उसने शॉप ली, उसने बिज़नेस के लिए गाड़ी ली और मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ करी जिसकी टोटल वैल्यू जो है ना वो 5 मिलियन है। एक दिन ऐसा हुआ कि इसका बिजनेस जो है वो लिक्विडेट होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है, क्योंकि नुकसानात में चला गया और इस पर 6 मिलियन रुपए के उधार हैं। तो ये 5 मिलियन के एसेट्स बेचकर 6 मिलियन के उधार तो वापस नहीं कर सकता, 1 मिलियन रुपए मजीद चाहिए। तो क्या हम सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये 1 मिलियन मुझे कहीं से भी अरेंज करने पड़ेंगे? जी हाँ, आपको अरेंज करने पड़ेंगे। आप 1 मिलियन मजीद अपने घर से लेकर आओगे और जिस जिसका उधार है उसको वापस करोगे। तो ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज नहीं होता। दूसरा है, सोल प्रोप्राइटर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ डूइंग बिजनेस। देखें, रेगुलेशंस बहुत कम अप्लाई होती हैं बनिस्बत कंपनी के, पार्टनरशिप के। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोलती है जो करना है करते रहो, ऐसा नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं मिलती आपको। हाँ, आप ये कह सकते हो कि कम कानून अप्लाई होते हैं, कम स्ट्रिक्टनेस अप्लाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई जो करना है आप करो, आप तो सोल प्रोप्राइटर हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ कानून ज़रूर अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर आप गैम्बलिंग का बिजनेस नहीं कर सकते हो अगर आप पाकिस्तान में हो तो, एंड सो ऑन। हाँ, इतने ज़्यादा कानून अप्लाई नहीं होते जितने कंपनी पर अप्लाई होते हैं और जितनी डॉक्यूमेंटेशंस कंपनी के लिए ज़रूरी होती है। अगला है, सोल प्रोप्राइटर कैन एंजॉय ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। ये सही फ़ायदा है। सोल प्रोप्राइटर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीशंस ले सकता है और उसको अपने पार्टनर से पूछना नहीं पड़ता। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं चाहिए होता, अपनी मर्जी से वो कोई भी डिसीशंस जो है वो ले सकता है। तो हमारा सही आंसर सी है। डी में वैसे लिखा है, सोल प्रोप्राइटर इज इन अ बेटर पोजीशन टू बोरो फंड्स एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स। जी नहीं। अगर एक सोल प्रोप्राइटर, एक अकेला बंदा बैंक जाएगा और बैंक को बोलेगा कि मुझे जो है वो कुछ लोन चाहिए, तो बैंक उससे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा एज कम्पेयर टू अ कंपनी, क्योंकि कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है और बैंक को ये पता होता है कि उनके पैसे कंपनी में डूबने के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम है, या कंपनी जो है उसकी एक फर्म बिलोंगिंग होती है, यानी कि वो उसकी जड़ें जो है वो स्ट्रांग होती हैं, उसकी एक रेपुटेशन होती है, उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये भी नहीं है। तो सी इसका सही आंसर है। अगले पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नुकसान क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स। पहले में वो बोलता है कि पार्टनरशिप फॉर्म करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस देखना होगा। कॉम्प्लेक्स तो है एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर, लेकिन कंपनी से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इस ऑप्शन को अभी हम होल्ड पर रखते हैं। अगला है, ईच पार्टनर हैज़ टू कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये ऑप्शन गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई दो पार्टनर्स हो, ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर ज़्यादा पैसे लेकर आए और एक पार्टनर कम पैसे लेकर आए। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स।
यानी कि पार्टनरशिप जब बंद करनी होगी, ख़त्म करनी होगी, उसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होगा। और आखिरी है द पार्टनरशिप बिजनेस इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो सवाल आएंगे ना, उस सवाल में ऐसा होगा कि मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो आपको बेहतर लगेंगे। चलिए ये तो बिल्कुल गलत है ना, ईच पार्टनर हैज टू कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये तो हमें पता है, ये जरूरी नहीं है। अब अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं ना, तो दूसरे ऑप्शंस में से हमें ये देखना होगा कि बेहतरीन क्या है। अच्छा, अगर आखिरी पढ़ें द पार्टनरशिप बिजनेस इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो अगेन पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस कंपनीज पर होती हैं, तो इसको आप क्रॉस कर दें। 1 में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स, और 3 में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको डिसॉल्व करना है। ABC 3 लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनवाई, उस पार्टनरशिप डीड पर उन्होंने टर्म्स लिखी, साइन किए और काम करना शुरू कर दिया। डिसॉल्व करना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि जब एक पार्टनर, 3 लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उन तीनों के पैसे एक बिजनेस में लगे हुए होते हैं, तो फिर एकदम से एक पार्टनर बोले कि भाई मैं, लेट से C बोलता है कि A और B को कि भाई मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं ऐसा ही काम अपना करूंगा लेकिन अकेला करूंगा और तुम दोनों के साथ अब पार्टनरशिप में नहीं कर रहा, तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। A और B को ये होगा कि यार ये तो C ऐसा ही काम करेगा, तो इसको तो सारी हमारे सीक्रेट्स भी पता। या किसी पार्टनर का जाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पार्टनरशिप में ये बड़े मसले होते हैं और इसीलिए जो है वो डिसोल्यूशन के भी क्लॉजेस लिखे हुए होते हैं। जब एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई हम 5 साल पार्टनरशिप चलाएंगे, 10 साल चलाएंगे, अगर किसी को जाना होगा तो ये टर्म्स होंगी, ये शर्तें होंगी, वो पूरी करेगा। तो ये सबसे बेहतरीन मुझे आंसर लग रहा है। अच्छा, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? इट्स ओनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो हमने पहले MCQ में डिस्कस किया। तो ये ही गलत स्टेटमेंट है, बल्कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। इट्स ओनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जितना उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, मैक्सिमम उनका जो पैसा रिस्क पर होता है, अगर बिजनेस बंद होता है, करप्ट होता है, बैंकरप्ट होता है, बंद होता है, तो जो उन्होंने शेयर्स में पैसा लगाया था मैक्सिमम वही पैसा डूबेगा, उससे ज़्यादा नहीं डूबेगा। अगला, इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर दैट ऑफ इट्स ओनर्स। ये तो सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। अच्छा, तो हमारा आंसर तो ये बन गया ना, इट्स ओनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये आंसर बन गया। बाकी दूसरा सेंटेंस सही है, तीसरा सेंटेंस भी सही है, क्योंकि लॉ जो है वो कंपनी को एक अपनी शनाख्त देता है। आप जब कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो एक कंपनी अपने नाम पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, ज़मीन खरीद सकती है, अपने नाम पर बिजनेस कर सकती है, अपने नाम पर लोगों से बिजनेस डील्स बना सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, तो उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इट इज़ सब्जेक्ट टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कंपनी पे बहुत सारी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। तो पहला जुमला, तीसरा और चौथा जुमला बिल्कुल सही है, दूसरा जुमला जो है वो गलत है। अच्छा, अगला है इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये MCQ बड़ा खतरनाक है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक लिमिटेड पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, दो चीजें हैं। एक है LP लिमिटेड पार्टनरशिप और एक है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं ज़रा इसके लिए जो है वो आप लोगों के लिए गूगल से ज़रा एक एक्सट्रैक्ट निकाला है मैंने। मुझे 1 सेकंड अगर आप देंगे तो मैं पेस्ट करता हूँ उसको, ताकि आप लोगों को इन दोनों के बीच में डेफिनेशन के मदद से जो है ना वो डिफरेंस समझा सकूं कि दोनों अलग हैं क्या। हाँ, लिमिटेड पार्टनरशिप अलग है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग है। तो मैं ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा ये डेफिनेशन दोनों की पेस्ट करूं, फिर आपको समझा दूं। देखिए, सबसे पहले हम लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करते हैं। इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप या LP, एट लीस्ट कम से कम वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, द जनरल पार्टनर, और उसको हम जनरल पार्टनर कहेंगे।
एक लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक, उससे ज्यादा हो सकते हैं, पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यानी कि अगेन वही, अगर कंपनी नुकसान, अगर पार्टनरशिप नुकसान में गई तो घर से चीजें जो है वो लेकर आई जाएंगी, बेचकर पैसे पूरे करे जाएंगे। और इन पार्टनर्स को हम जनरल पार्टनर कहेंगे। The other partners or limited partners have limited liability, meaning their personal assets typically cannot be used to satisfy business debts and liabilities. दूसरे जितने बच जाएंगे पार्टनर्स वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स कहलाएंगे, लिमिटेड पार्टनर्स कहलाएंगे, और उनके पर्सनल एसेट्स जो है वो बिजनेस में आकर बेचे नहीं जाएंगे अगर बिजनेस का कोई उधार वापस करना। ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी? लिमिटेड पार्टनरशिप में एक, कम से कम एक पार्टनर ऐसा होगा जो बोलेगा भाई मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेट्स से ए ने बोला भाई अगर बिजनेस नुकसान करेगा तो मैं अपने घर से पैसे लेकर आऊंगा और कंट्रीब्यूट करूंगा, और बाकी लिमिटेड पार्टनर्स होंगे, वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अच्छा, अनलिमिटेड पार्टनर्स भी ए और डी और ई मुख्तलिफ ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एलएलपी की तो लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एलएलपी क्या होगी? इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप वेयर ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अच्छा, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है और कंपनी की तरह प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम यहाँ पर आते हैं तो वो बोलता है कि इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि जो सेकंड वाली डेफिनेशन थी जो मैंने पहले समझाई उसकी बात कर रहे हैं, ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, फॉल्स। एक पार्टनर हो तो भी चल जाएगा। एक पार्टनर की लिमिटेड, सॉरी एक पार्टनर की, सॉरी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होना जरूरी है। कंडीशन क्या है? एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, कम से कम एक पार्टनर, बाकी कोई भी कंडीशन हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं कि ए जो है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बी और सी जो है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनर्स है, तो ये हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप हो गई। ए और बी दो लोग हैं जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सी जो है वो लिमिटेड पार्टनर है, उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, ये भी लिमिटेड पार्टनरशिप हो गई। यानी कि कंडीशन ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कम से कम एक या उससे ज्यादा पार्टनर्स होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर्स जो है ना उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, ए बी और सी, लेकिन फिर वो तो नॉर्मल पार्टनरशिप ही हो गई, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन जरा वापस से देखिएगा जरूर। अच्छा, आगे है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली फाउंड इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई उसमें जो जो चीजें डिस्कस हुई उसके की पॉइंट्स, आप यूं समझ लें। एम्प्लॉयज अप्रेजल फॉर्म्स, एम्प्लॉयज अप्रेजल फॉर्म्स का मतलब है जो लोग मेरी बिजनेस में काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका एनुअल मोस्ट लाइकली अप्रेजल होता है, यानी कि चेक किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी की थी, और उसका एक फॉर्म यानी कि फीडबैक उनके काम के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी में जो है वो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी के पास कितने एसेट है, कंपनी को कितना नुकसान हुआ, कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना था, ये बातें होती हैं। जनरली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कंपनी क्या चाहती है वो विजन और मिशन स्टेटमेंट में मेंशन होता है, तो डी इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा। कितने एमसीक्यूज हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अच्छा, अगले पे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर द पार्टिसिपेटिव मीटिंग विद सेल्स टीम के साथ एक मीटिंग हुई, इट इज एग्रीड दैट ईच सेल्स पर्सन विल ट्राई टू सेल एज मेनी प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल। ये डिसाइड हुआ कि जो सेल्स टीम के बंदे हैं वो जितनी ज्यादा चीजें बेच सकेंगे उतनी ज्यादा चीजें बेचेंगे। इन द कमिंग क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर में, विच ऑफ द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट गोल्स आर मिसिंग? स्पेसिफिक नहीं है, जितने ज्यादा बेच सकेंगे उतने ज्यादा बेचेंगे, लेकिन कितने, 5 लाख 10 लाख, मेजरेबल नहीं है। मैं कैसे मेजर करूंगा किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है? जब तक तुम उसको टारगेट नहीं दोगे कि भाई ये टारगेट अचीव किया तो मैं समझूंगा तुम बेहतरीन हो। अटेनेबल तो है, जाहिर है, सेल्स वालों का काम ही क्या है, सेल्स करना, तो अटेन करेंगे। वो रेलेवेंट भी है, सेल्स टीम से मीटिंग हुई है तो सेल्स टीम का काम ही सेल्स को बढ़ाना है। अ डैश स्टेटमेंट हैज अ फ्यूचर फोकस विजन, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया। Whereas a dash statement has a present focus mission, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया।
It is said that objectives should be SMART. The letters S and M generally mean SMART. S specific होता है and dash measurable होता है. Which of the following two techniques will result in effective goal setting? इसमें से कौन सी ऐसी दो टेक्निक्स हैं जिससे एक इफेक्टिव गोल सेट हो सकता है? गोल यानी कि आपका मकसद. स्टेट गोल्स इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में गोल्स को लिखा जाए. सही लग रहा है. देखते हैं आगे भी. डेवलप अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. जो गोल्स अचीव किए हैं उस पर फीडबैक मिल रहा हो, ऐसा कोई सिस्टम हो. अच्छा. सीनियर मैनेजमेंट सेट द गोल्स एंड कम्युनिकेट टू ईच लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इससे इफेक्टिव गोल सेट नहीं होगा. क्यों? यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीनियर जो बंदे हैं उन्होंने एक गोल बना लिया और बोल दिया लोगों को कि भाई आपने ये करना. इफेक्टिव गोल सेटिंग के लिए जूनियर्स की पार्टिसिपेशन लाजमी है. जाहिर है कि मैं अपने जो जूनियर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट जो होगी कंपनी की, वो जूनियर्स से ये पूछेगी कि भाई आप लोगों को ये टारगेट दें तो आप अचीव कर पाओगे या नहीं, ये सही लग रहा है या नहीं. उनकी पार्टिसिपेशन होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव गोल सेटिंग होगी ना, रादर देन कि डिक्टेशन हो. क्योंकि जब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो खुद भी मोटिवेटेड होंगे उसको अचीव करने के लिए एंड सो ऑन. तो ये तो गलत है. अब देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया. अच्छा, अगला है सेट बाउंड्रीज विद इन विच गोल्स नीड टू बी अचीव्ड. यानी कि मैं कोई बाउंड्री सेट कर दूं, एक हद लगा दूं विद इन विच गोल्स नीड टू बी अचीव्ड, जिसके अंदर अंदर मुझे गोल को अचीव करना है. अब ये अगेन ऐसा सवाल है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस ऐसा लग रहा है कि सही हो सकता है. आपने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी होगी. देखिए मुझे दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो तो बिल्कुल सही लगता है. डेवलप अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो मुझे फीडबैक प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, और वो ये बताता रहता है कि गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, तो मैं अगला जो गोल सेट करूंगा मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा सेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि भाई गोल के बारे में लोगों ने क्या सोचा. स्टेट गोल्स इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. अब ये मुझे पर्सनली थोड़ा सा यूं लग रहा है कि यार गोल के लिए तो एक स्टेटमेंट होता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट तो चलो कह सकते हैं कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये सही है स्टेट गोल्स इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन एक स्टेटमेंट में ही सेट करना होता है तो मतलब उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है. अच्छा, अगला अगर आखिरी जो बच गया सेट बाउंड्रीज विद इन विच गोल्स नीड टू बी अचीव, मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा अगर कोई गोल होगा तो साथ में मैं एक टाइम बाउंड्री सेट करूंगा कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये अचीव करना. तो मैं बी और डी के लिए जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी की जजमेंट ए और बी की तरफ गई हो. सी इनकरेक्ट है. अब ऐसा आपके पेपर में भी हो सकता है, तो वो आपकी एक प्रोफेशनल जजमेंट होगी. बहरहाल ये एक आर्ग्यूएबल कह लो मेरे हिसाब से एक सवाल है. अगर गोल्स दैट आर डैश वुड लाइकली रिजल्ट इन एम्प्लॉयज गिविंग अप. किस तरह के गोल्स जो हैं वो लोगों एम्प्लॉयज को गिव अप कर देंगे, यानी कि बोलेंगे भाई करना ही नहीं है. टू इजी, बहुत आसान हो तो वो तो फौरन से अचीव कर लेंगे ना. अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल हो तो वो बोलेंगे जी हाँ भाई करना ही नहीं है. मिसाल के तौर पर मैं बोल दूं कि तुम जो है वो एक दिन दे रहा हूँ पूरी की पूरी जो है ना आईटीबी की बुक एक दिन में याद कर लो, तो तुम बोलोगे सर करनी ही नहीं है, कल आप ऐसे ही टेस्ट ले लो. ठीक है ना. तो आपके गोल्स जनरली रियलिस्टिकली चैलेंजिंग होने चाहिए. हाँ चैलेंज हो उसमें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि मैं कोई ऐसी चीज कर दूं कि भाई एक दिन में चलो आईटीबी का कोर्स पूरा खत्म करते हैं. हो ही नहीं सकता. याद नहीं होगा, याद होगा तो पढ़ नहीं सकोगे तो डिस्कस नहीं कर सकोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाएगा. इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग, इन इट सेल्फ मोटिवेटिंग हो, उसमें कोई सेल्फ ऑफ अचीवमेंट हो, तो इससे तो एम्प्लॉयज गिव अप नहीं करेंगे ना. वो बोलेंगे यार कुछ अचीव किया है ऐसा लग रहा है. अलाइन विद एम्प्लॉयज गोल्स, यानी कि उन इंडिविजुअल्स के जो मकसद हो, कंपनी का गोल उसके साथ अलाइंड हो. अगर वो अपना मकसद अचीव करे तो कंपनी का मकसद खुद ही अचीव हो जाए. तो अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग मुझे सही नहीं लगता. अगला सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटीज आर एग्जांपल्स ऑफ
अच्छा, सेलेक्ट टू ऑप्शंस, देख रहे हैं आप, सेलेक्ट टू ऑप्शंस। तो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज जो होती है वो क्या होती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होती हैं। अच्छा, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटीज जो है वो जनरली प्राइवेट होती हैं मेरे ख्याल से। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक मिनट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसने बोला है, और दूसरी जगह पे सॉरी 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 नॉन गवर्नमेंट हम कर देते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर देते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो एक पब्लिक एट लार्ज की भी हो सकती है। तो एनीवेज चलो आगे चलते हैं। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू द जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग्स एज सेलेक्ट टू ऑप्शंस। क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि आप कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, आपको खाना पीना कितना अच्छा मिलता है, आप गाड़ी में बैठते हो तो आप लग्जरी कार में बैठते हो नहीं, बीमारियां कम हैं या ज़्यादा हैं, या ओवरऑल जो है हैप्पीनेस कैसी है, लोग खुश रहते हैं या नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ refers to the general level of human happiness based on such things as। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आ जाता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वर्क आता है। अच्छा, ये अगेन थोड़ा सा डिस्कशन हो सकती है इस पर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वर्क दिया इसने, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दिया, सैलरीज दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, अगेन यार ये एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा डिस्कर्सिव है, और अगर हम लेट से इसको डिस्कस करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू द जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग्स एज, चलो थोड़ा सा गूगल बाबू की हेल्प लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमारे पास जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मटीरियल लिविंग कंडीशंस, इनकम, कंजप्शन, मटीरियल कंजप्शन, लेजर, सोशल इंटरेक्शन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कितनी है, फिजिकल सिक्योरिटी कितनी है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ में फिर लिखा हुआ है कि एक्सेस स्कूल्स की तरफ कितना है, हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वर्क को हम ओमिट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम करूं मैं, हो सकता है मैं बहुत कम काम करूं, लेकिन उस पर शायद मेरी इतनी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करेगी जितना प्रोबेबली एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। सैलरी भी तो सर मैटर करती है। देखो, हो सकता है कि सैलरी कम हो लेकिन ओवरऑल लोगों में हैप्पीनेस ज़्यादा हो, बिकॉज उनको कम सैलरी में सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं या मिल रही हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनीवेज, कितने एमसीक्यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो, इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो जिसके मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उनको सेलेक्ट करना होगा। आपके एग्ज़ाम में जनरली कोशिश ये होगी एग्जामिनर की कि वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ना डाले, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आप अच्छे से रीडिंग वगैरह करोगे जितनी ज़्यादा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। हाँ, कहीं कहीं मैं ये समझता हूँ कि ऊंच नीच होगी आपके और ओपिनियन में और जो आंसर हो सकता है, लेकिन एनीवेज वैसे मेरे ख्याल में कहीं पर ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं होगा। बट येस, इट इज़, आई मस्ट से, अ ट्रिकी पेपर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा देख देख कर चलना होगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसमें आप जो है वो ज़्यादा मार्क्स गेन कर लो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आपको तंग करेंगे वो हर किसी को ही तंग कर रहे होंगे, तो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो कंपैरेटिवली कम होगा। अब ये देखिए, शुरू के जो हमारे पास सवाल थे ना, 1 2 3, ये चौथा 4, फिर ये पांचवा, ये 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फिर छठा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सातवां भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आठवां भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नाइन्थ थोड़ा सा शेकी था, 10th स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था तकरीबन, 11th और 12th थोड़ा सा शेकी था। तो 12 में से 9 तो ऐसे थे ना जो आप
बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मजीद इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।